निफ्टी में इतनी रिकवरी क्यों? क्या वजह है कि 180 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है, जबकि कल तो हाल बड़ा ख़राब था। कच्चा तेल क्या $119 के आसपास डबल टॉप बना चुका है। एफआईएस की बड़ी बिकवाली का आंकड़ा है कल का, लेकिन क्या इससे डरना है या नहीं, और डरना है तो कितना? घरेलू फंड की कल ठीक खरीदारी, लेकिन बेहद छोटी सी। पिछले 4-5 दिनों से लगातार एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले में बड़ा खरीदने वाले घरेलू फंड बैकफुट पर क्यों गए? एनर्जी और इकोनॉमिक वॉर का खतरा क्या बाजार के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या रुपया आज कल की छुट्टी के बाद खुलेगा तो क्या नया लो बनाएगा या संभल जाएगा? ये भी देखना जरूरी, क्योंकि इस बीच में जहां से रुपया बंद हुआ था $105-106 क्रूड पर, 119 से वापस 105-106 आ गया, तो एक तरह से उसके इतिहास में से कल का दिन गायब हो गया है। लेकिन देखना है आज किस तरह का एक्शन होता है। सोमवार के लोस कल टूटे हैं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़े थोड़े हल्के हल्के, उसके बाद नए टारगेट्स क्या? गैप अप ओपनिंग के बाद क्या कुछ करना चाहिए? इसमें आपको खरीदना है, बेचना है, पोजीशन कम करनी है, जो कुछ भी करना है वो जानना समझना जरूरी है। इसके बाद फ्राइडे फियर आज आपकी बाजार की रिकवरी पर ब्रेक लगाएगा, या फिर फ्राइडे फियर आपको और तेजी भी दे सकता है। फियर दोनों तरफ का है, तेजी वालों को भी है तो मंदी वालों को भी, क्योंकि परसों किसी ने सोचा नहीं था कि 120 तक क्रूड चला जाएगा, और कल 120 पे किसी ने सोचा नहीं कि एक ही दिन में 105 आ जाएगा। तो क्रूड का खेल सोमवार को भी दिख सकता है। ऐसे में फ्राइडे फियर, फियर मतलब दोनों तरफ, फियर का मतलब सिर्फ ना सोचे मंदी, फ्राइडे फियर सबको है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, चाहे आप तेजी करें या मंदी। और ऐसे में रिकवरी आज जो होने वाली है, इनमें कौन से सेक्टर शेयर्स हैं जो रहेंगे आगे? ओके सर, एक बात बताइए, युद्ध तो खत्म नहीं हुआ, 3 हफ्ते से चल ही रहा है, ये कच्चा तेल क्यों लुढ़क गया? हाँ, कच्चे तेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हुई है, और यही हमारे सबसे काम की। और अगर आज गिफ्ट निफ्टी में 180 पॉइंट की तेजी जो दिख रही है, तो पूरी की पूरी तेजी की क्रेडिट कच्चे तेल को दीजिए। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप ऊपर खुल सकते हैं। नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग, नथिंग, ठीक है। सो एकमात्र कारण है कच्चा तेल। क्यों? कल $119 के आसपास कच्चा तेल फिर पहुंचा, और आपको याद हो पिछले एकदम रनअप में भी $119.42 का आपने हाई बनाया था, लगभग वहीं पर डबल टॉप बनाया था 9-10 मार्च के बाद, लगभग वहीं। उसके बाद 12-13% घटकर वापस से $106 के करीब आया, अभी $105 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, राइट। आपको याद होगा नहीं, हम $120 के आसपास पहुंचने के बाद कच्चे तेल ने 100 से $106 के बीच में फुल टाइम पास किया था। तब तो 120 से सीधा $88 $90 तक आया था। $90 से जो एक उछाल मारी, 100 से 106 के बीच में फुल टाइम पास किया था कई दिनों तक। सेम टाइम पास वाली रेंज में आप फिर से आ गया है कच्चा तेल, ठीक है। अब ये बड़ा डिसीजन होना कि वापस से $106 को पार करके, $160 को पार करके 120 की तरफ जाएगा, या फिर वापस से 90 की तरफ आता है, ये वक्त बताएगा, अभी देखने वाली बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से कच्चा तेल तेजी से घटा है, और वो पूरा कल का युद्ध का बड़ा अपडेट भी है, ये मान के चले। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज़ ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की युद्ध शुरू होने के बाद, फर्स्ट टाइम एवर युद्ध के बीच में, और उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द खत्म होने की हमें उम्मीद है। उनका ये मानना है कि हमने जो कुछ भी हासिल करना था हमने कर लिया, अब ये है कि पूरा कंट्रोल करने के लिए तो आपको ज़मीनी लड़ाई करनी पड़ेगी। उनका ये मानना है कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि न तो ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है, न काबिलियत है, मतलब कैपेसिटी भी नहीं है और कैपेबिलिटी भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को लगा कि अब मेन तो थ्रेट क्या थी ईरान से, इन सबको, अमेरिका और इजराइल को, एक इनके पास न्यूक्लियर बम बन सकता है, जब वो कह रहे कि है ही नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रम्प साहब ने कहा है, सुझाव दिए, उसके बाद अब हम और हमले नहीं करेंगे। कहाँ? एनर्जी ठिकानों पर। बोले जो मार दिया पार्स में, अब और नहीं मारेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा था। हाँ, ये ज़रूर कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत है करेगी, लेकिन हम एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा संकेत वहाँ से आता दिखा है, नंबर 1। नंबर 2, एक साथ देखिए कच्चे तेल के लिए बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आई। पहली वाली तो ये नेतन्याहू साहब का बयान कि अब हम एनर्जी ठिकानों पर ईरान पर हमला नहीं करेंगे, बराबर। ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे एनर्जी ठिकानों के बारे में किसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं सबको जला के राख कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, ओमान हो, जो हो वो हो, बहरीन हो, हम सबके एनर्जी ठिकानों पे मारेंगे। और वो कल उन्होंने करके दिखाया भी। सो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि कच्चा तेल, एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस ऊपर रहेंगी तो समस्या है। सो कल ये बयान इस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट था। दूसरा बयान बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो ये कि ट्रम्प साहब ने कहा, मजे की बात सुनिएगा, 14 करोड़ बैरल तेल, यानी कितना हो गया,
अच्छा खासा मतलब आप समझिए जितनी आपकी एक तरह से सप्लाई कम हुई थी, यस। एक दिन की सप्लाई जो कम हो रही थी, है ना, वो उतना तेल समुद्र में फंसा हुआ है, ठीक है, और ये समुद्र में फंसा हुआ तेल ईरान का है, यस। ठीक है। कल ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने नहीं कहा, स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा कि हम उस पर से सैंक्शन हटा सकते हैं। सोचिए, भरे युद्ध के बीच में जिसको आप ठोक रहे हैं, मार रहे हैं, उसी के 14 करोड़ बैरल तेल को आप अलाउ कर रहे हैं सैंक्शन हटाने का। सैंक्शन लगे इसीलिए थे कि ईरान मानता नहीं था, आप बम इसलिए बरसा रहे हैं कि ईरान मानता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है करेक्ट। अमेरिका की तरफ से, और ये पूरी तरह से अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है कि अगर ईरान के कच्चे तेल पे भी सैंक्शन हटा सकते हैं जो समुद्र में पड़ा है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये सिंपल ये दिखता है कि अमेरिका पे बहुत प्रेशर है सारी दुनिया भर के देशों से भी और यूरोप से भी कि बॉस एनर्जी प्राइसेस इतनी ऊपर रहेगी पूरा दुनिया डूब जाएगी, इतना महंगाई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब मर जाएंगे और फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा क्योंकि गल्फ कंट्रीज तो तेल निकाल कर बेच नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बेच पा रहा है तो थोड़ा बहुत ईरान और बाकी रशिया, जो दोनों ही आपके दुश्मन हैं जो बेच रहे हैं। सो इसलिए इसको रोकना जरूरी है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा इसका तरीका ये भी हो सकता है कि एक बार जितना भी समुद्र के बीच में तेल वेल है वो निकल जाए, खट जाए, कर जाए, तो उसके बाद हो सकता है अगर अमेरिका को कोई कार्रवाई करनी हो हॉर्मुज़ वगैरह में तो उसकी साफ़ सफाई हो जाए कि आपको रास्ता क्लियर। अब ये क्लियरिटी अपने को नहीं है, लेकिन कुल मिला के मार्केट ने जो समझा पढ़ा वो ये कि अगर ईरान पे सैंक्शन हटाने को तैयार है फिर क्या चाहिए, तो मामला ही खत्म, क्योंकि युद्ध से काफी पहले ही इन्होंने ईरान के तेल पे सैंक्शन लगा दिए। एग्जैक्टली। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो उन्होंने कहा है वो ये कि 6 बड़े देश जो जिसमें जापान और यूरोप के 5 देश शामिल है, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज़ को खोलने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने ईरान से भी अपील की भाई कि हॉर्मुज़ को आने जाने दीजिए। ये मज़े की बात देखिए, ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा आओ ना, जाओ ना, कौन रोकता है। जी। मैं बोलता हूँ निकलो आप आ रहे और मुझसे टोल टैक्स लेके निकलो, पैसे दो। बोले मुझे $30 बिलियन कमाने हैं यहाँ से, जो भी जहाज निकलेगा इधर से इधर टोल टैक्स मतलब लेके बैठ गया है ना। क्यों? युद्ध लड़ने के लिए। ऐसा कारण भी दिया, ये $30 बिलियन मैं युद्ध में इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब क्या है? ईरान बहुत बहुत साफ कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको निकलना निकले, मुझे पैसे देके जाए और इस पैसे से मैं अमेरिका को और इसराइल को ठोकूंगा। करेक्ट। तो इनडायरेक्टली हाँ भी है ना भी है, लेकिन अगर ईरान पैसे लेके भी आने जाने दे, फॉर एग्जांपल हमारे जैसे देश है जो ईरान के दुश्मन नहीं है, हम दोस्तों में गिने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे, जापान हुआ, कोई हुआ, तो अगर आपको एक कुछ डॉलर टैक्स देके अगर निकलने को मिल रहा है तो वो भी तो सप्लाई तो है ना। सो आई थिंक इसको भी थोड़ा सा मार्केट ने इसको पॉजिटिव समझा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो एक साथ आई कल, इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से कच्चा तेल गिरा भी है। ठीक है, ये तो क्रूड के पॉजिटिव्स हो गए सर। फिर हमारे